बांग्लादेश में खास संप्रदाय के लोगों द्वारा मंदिरों और हिंदुओं के 70 घरों पर हमला करने के मामले में दिल्ली में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं का जिस तरह से नरसंहार हो रहा है उससे साफ है कि बांग्लादेश को हिंदू विहीन देश बनाने की तैयारी है और संयुक्त राष्ट्र संघ आंख बंद करके बैठा है। शेख हसीना सरकार इन आतंकियों की परख है। पहले 1951 में 22% हिंदू थे और आज 7% ही हिंदू हैं। पिछले 10 दिनों में 150 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल और 362 से ज़्यादा मूर्तियां नष्ट की गईं। 1000 से अधिक हिंदू घायल हुए और 12 हिंदू मारे गए। महिलाओं के साथ सार्वजनिक तौर पर सामूहिक बलात्कार किए गए। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी छवि बदलनी होगी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना होगा और कट्टरपंथियों पर लगाम लगानी होगी। ड्रग्स केस में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हो रही है। आर्यन क्रूज रेव पार्टी ड्रग्स मामले में जेल में है। आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर रही स्पेशल एनडीपीसी कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की शुरुआत 2 अक्टूबर को क्रूज पार्टी में छापे से हुई है। इसमें सैकड़ों लोग शामिल थे, लेकिन सिर्फ 8 लोगों को ही हिरासत लिया गया। पहले दिन सिर्फ 3 लोगों की रिमांड के लिए अदालत में पेशी हुई और अन्य 5 को बाद में पेश किया गया। नेपाल में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि नेपाल में मंगलवार को भारी बारिश की वजह आई बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 21 लोगों की मौत और करीब 24 लोग लापता हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश के 19 जिले बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई राजमार्ग को बंद कर दिया गया और घरेलू उड़ानें निलंबित कर दी गई। बारिश और बाढ़ ने देश के कई हिस्सों में धान की कटाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसान धान की कटाई के लिए तैयार थे, लेकिन लगातार बारिश की वजह से हजारों हेक्टेयर धान की फसल पानी में डूब गई है। ICSE-ISC सेमेस्टर 1 परीक्षा 2021-2022 दोनों कक्षाओं के लिए 15 नवंबर 2021 से शुरू होने वाली थी। CISCE ने नोटिस जारी करके कहा कि कुछ अपरिहार्य वजहों से परीक्षा को स्थगित करा गया है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने बोर्ड परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए जरूरी नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करके 10वीं 12वीं की ICSE-ISC सेमेस्टर फर्स्ट बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स को स्थगित कर दिया गया। इसी के साथ बोर्ड ने यह भी कहा है कि आधिकारिक वेबसाइट CISCE.organization पर जल्द ही परीक्षा का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम की नई डेट्स जल्द ही जारी की जाएंगी और अभी तक बोर्ड की ओर से इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है। ईंधन के दामों में 2 दिन की स्थिरता के बाद बुधवार को फिर बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल 35 पैसे प्रति लीटर और महंगा हुआ। देश में पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। भारतीय पेट्रोल विपणन कंपनियों ने 20 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो वहीं डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़े।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106.109 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 112.11 रुपये प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में डीजल अब 102.89 रुपये प्रति लीटर और दिल्ली में 94.92 प्रति लीटर है। नागपुर के कलमाना स्थित भारत चौक के पास एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। यह घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे हुई। हालांकि इस घटना के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार इस पुल के काम 2 कंपनियों को दिया गया था, जो मिलकर इस पुल को बना रही थी। लेकिन अचानक से निर्माण के दौरान फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और घटना स्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ को काबू में करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। चिंता इस बात की थी कि कहीं पुल का बाकी बचा हिस्सा भी कहीं गिर न जाए। वही वजह से मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सबसे पहले वहां से लोगों को हटाया और उसके बाद इलाके की आवाजाही पर रोक लगा दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बुधवार को पीएम मोदी ने सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता है। ये देश की सामान्य नागरिक को उसके अधिकारियों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि बीते 6-7 साल के निरंतर कोशिशों से अब देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए कि बढ़ते करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को ये विश्वास हुआ कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलियों के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। कोरोना टीका को लेकर 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत अब महज एक कदम दूर है। मंगलवार शाम तक देश के कुल टीकाकरण 99 करोड़ पार हो चुका है, जिसके बाद अब लक्ष्य पूरा करने के लिए 1 करोड़ टीकाकरण की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि बुधवार शाम तक भारत यह लक्ष्य बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकता है, जिसके साथ ही दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाला एकमात्र देश बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक देश में कोरोना टीकाकरण 99 करोड़ पार हो चुका है। इनमें से करीब 29 करोड़ लोग दोनों खुराक लेकर टीकाकरण पूरा कर चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के पास वैक्सीन का भंडार भी है, 10.42 करोड़ तक पहुंच गया है। देश में 67,000 से भी ज़्यादा केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण चल रहा है। बता दें, देश में करीब 231 दिन लगातार दूसरे दिन 13,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन संक्रमित मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले एक दिन से संक्रमण के 13,058 नए मामले सामने आए हैं और 164 लोगों की मौत हो गई है। पूर्व लद्दाख में 1.5 साल से तनाव के बीच चीनी सेना की अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सरहद के भीतर हिस्सों में सैन्य ड्रिल और तैनाती को लेकर भारत सतर्क है। भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए आपदा योजना तैयार कर ली है। पूर्वी कमान के कमांडर ले जनरल मनोज पांडे ने बताया, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सालाना परीक्षण कार्यक्रम में इस बार गतिविधियां बढ़ी हैं। उसके सैनिकों को सीमावर्ती भीतरी इलाकों में तैनात किया जा रहा है। ले जनरल पांडे ने यह भी बताया, दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं। इससे कुछ विवाद पैदा होते रहते हैं। वहीं इस बीच सैन्य तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। चीन की ओर से पूर्वोत्तर भारत में भूटान के साथ कूटनीतिक रिश्ते मनाने की कोशिशों से भी भारत में चिंता है।
चीन भूटान के दशकों पुराने सीमा विवाद पर हुए समझौते पर सीधे कुछ न कहते हुए ले जनरल ने उम्मीद जताई कि यह समझौता सरकारी अधिकारी के नज़र में होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्तरां और भोजनालयों को आधी रात तक खोलने की इजाज़त दे दी है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीतारमण कुंटे ने मंगलवार को इससे जुड़े आदेश जारी किया। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी। इसमें आधिकारिक रेस्तरां और दुकानों के काम करने के घंटे बढ़ाने की जुड़ी गाइडलाइंस तैयार करने के लिए कहा गया था कि सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया सभी रेस्तरां और भोजनालय को मध्य रात्रि 12 बजे तक संचालन की अनुमति दे दी जाती है और अन्य प्रतिष्ठान जिन्हें संचालन की अनुमति दे दी गई है वे रात 11 बजे तक संचालन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने पहले ही कोरोना केसों की घटती संख्या को देखते हुए 22 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क, सिनेमाघरों और नाट्य मंचों को खोलने की भी इजाज़त दे दी है। हालांकि मनोरंजन पार्क में वाटर राइड की अनुमति अभी नहीं दी गई है। बता दें, महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 1485 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 17 महीने में सबसे कम है। संक्रमण से 27 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की और मृतकों की संख्या बढ़कर 65,53,182 और 1,39,816 हो गई है। महाराष्ट्र में 28,008 मरीजों का उपचार चल रहा है। द्वारका इलाके में एक ही रात में लूटपाट की 4 वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच सोमवार देर रात मुठभेड़ हो गई। कार सवार बदमाशों ने रोकने पर जिले की वाहन चोरी निरोधक दस्ते की टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गए। दोनों बदमाशों के पास के अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बदमाशों की निशानदेही पर वारदात में शामिल एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीसरा बदमाश दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी रह चुका है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्टल, कारतूस, 4 मोबाइल फोन और चोरी की गई एक सेंट्रो कार बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान सचिन और बबलू के रूप में हुई है, जबकि तीसरी बदमाश की पहचान विशाल के रूप में हुई है। 11 अक्टूबर की रात सेंट्रो कार सवार बदमाशों ने द्वारका के अलग थाना इलाके में लूटपाट की 4 वारदातों को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए निरीक्षक कमलेश कुमार के नेतृत्व पुलिस टीम को बदमाशों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीम ने वारदात वाली जगहों पर लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला, जिससे पुलिस को पता चला कि सेंट्रो कार सवार बदमाश ने 4 वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही करीब 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वह अपने अपने घरों में ही रहें। इलाके की दुकानें बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही इस संबंध में मस्जिद से अपील की जा रही है कि सूचना है कि पुंछों में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भी भेजा गया है। जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश कर ऑपरेशन को पूरी एहतियात बरतते हुए जल्द खत्म करने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया है। कुछ ही देर में पहले ही सेना प्रमुख यहां पहुंचे थे। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारी दी थी, जिसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि नरवाणे आतंकियों पर कार्रवाई करने को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने का आदेश दे सकते हैं। सोमवार को भूटादुड़िया जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच सेना ने 2 बड़े धमाके किए थे, आईडी लगाकर किए गए। बताया जा रहा है कि सेना को आतंकियों के ठिकाने मिले थे, जिन्हें धमाके से उड़ाया गया। सेना ने घेराबंदी को कड़ा कर दिया है।
लेकिन घना जंगल होने की वजह से सेना का ऑपरेशन कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। पुंछ में भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन हैं। पहाड़ की ढलान पर घना जंगल है, बीच में नाले भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में पूरी एहतियात के साथ ही ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। 1 महीने पहले पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी धमाका किया है। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि वह पंजाब में नई पार्टी बनाएंगे और उसी के जरिए 4 महीने बाद होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी का गठबंधन होगा। अमरिंदर ने एक इंटरव्यू के संकेत दिए कि दिल्ली में सिंधु, टिकरी और गाजी बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन जल्द ही एक प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसमें केंद्र सरकार किसान से बात करेगी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानूनों का मसला हल होने के बाद ही वे बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। साथ ही अमरिंदर ने कहा कि उनका फोकस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पंजाब में सरकार बनाने पर रहेगा। भाजपा ने किसी तरह के वैचारिक दिक्कत के मामले में अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह पंजाब के साथ खड़े हैं। उनके लिए पंजाब के हित ही सबसे ऊपर हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यह पहली दफ़ा है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सियासत में अपनी प्लानिंग खोलकर बातें की हैं। 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वे कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन नहीं करने की बात कह चुके हैं।